हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल आरडी अचीव गोल्स। तो बच्चों, आज मैं आपको करवाने जा रही हूँ भारत में पंचवर्षीय योजनाएं, लक्ष्य तथा उपलब्धियाँ। ये है पार्ट 2। पार्ट 1 जो है हम वो अपनी प्रीवियस वीडियो में कर चुके हैं। तो पार्ट 2 जो है आज हम इस वीडियो में करेंगे और इस चैप्टर को आज हम पूरा कंप्लीट कर देंगे। और हर एक पॉइंट को अच्छे से समझने के लिए आप वीडियो में एंड तक बने रहें और जो भी डाउट्स हो वो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, पिछली वीडियो में हमने किया था आर्थिक नियोजन क्या है, भारत में आर्थिक नियोजन की आवश्यकता क्यों पड़ी, निदेशात्मक नियोजन और व्यापक नियोजन, इन दोनों में क्या अंतर है, ये दोनों क्या हैं, ये हमने समझा था। अर्थव्यवस्था के प्रकार हमने किए थे पूंजीवादी, समाजवादी और मिश्रित अर्थव्यवस्थाएं। ठीक है, ये हमने किया था। भारत में नियोजन के दीर्घकालीन और अल्पकालीन लक्ष्य क्या है, यहाँ तक जो है हमने सारे टॉपिक कवर किए थे। अब आगे के जो टॉपिक्स हैं वो हम आज की वीडियो में करेंगे कि 1991 तक नियोजन के अंतर्गत अपनाई गई आर्थिक नीतियाँ क्या थी, उसकी क्या विशेषताएं थी, कौन कौन सी नीतियाँ जो है वो अपनाई गई थी। फिर उसके बाद ये है कि नियोजन की क्या सफलताएं रहीं और उसके बाद है भारत में नियोजन की क्या क्या असफलताएं रहीं। तो चलिए अब इन टॉपिक्स को हम आज की वीडियो में कवर करेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो देखिए यहाँ पर है कि 1991 तक नियोजन के अंतर्गत अपनाई गई आर्थिक नीति की विशेषताएं। ठीक है, जो आर्थिक नीति अपनाई गई थी उसकी क्या विशेषताएं रहीं। यहाँ पर जो है दो तरह की आर्थिक नीतियाँ हैं। ठीक है, एक तो है जो कि 1951 से पहले बनाई गई और दूसरी है 1951 के बाद की, 91 की बात की। तो हम यहाँ पर करेंगे 1991 से पहले की नीति। ठीक है, उसकी विशेषताएं जो हैं वो हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो है हमारा पॉइंट वो है सार्वजनिक क्षेत्र पर बहुत भरोसा। देखिए 1991 से पहले आर्थिक नीति सार्वजनिक क्षेत्र पर बहुत भरोसा करती थी, इसलिए 1956 की औद्योगिक नीति में सार्वजनिक क्षेत्र के लिए 17 उद्योग सुरक्षित रखे गए। ठीक है, और निजी क्षेत्र के लिए केवल 12 उद्योग जो है वो सुरक्षित रखे गए। यह महसूस किया गया कि समाज के समाजवादी ढांचे का उद्देश्य सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों को व्यापक विकास के माध्यम से प्राप्त किया जा सकता था। मतलब कि जो समाज है उसका कल्याण हो सके, इसलिए जो है सार्वजनिक क्षेत्र में 17 उद्योग सुरक्षित किए गए और 12 उद्योग सिर्फ निजी क्षेत्र के लिए ही सुरक्षित रखे गए। ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि व्यापक विकास के माध्यम से, व्यापक मतलब कि जब पूरे समाज का विकास होगा तो अपने आप ही जो है वो आर्थिक स्थिति भी सुधरेगी। तो इसलिए सार्वजनिक क्षेत्र जो है उन पर अधिक भरोसा किया जाता था उस टाइम पे। सेकेंड पॉइंट हमारा आता है निजी क्षेत्र का नियंत्रित विकास करना। इसमें भी वही पॉइंट है एक तरह से कि जो निजी क्षेत्र है उसका विकास जो है वो नियंत्रित किया गया था। यहाँ पर औद्योगिक अधिनियम है 1948 के अनुसार निजी क्षेत्र में नए उद्योगों को अपनी स्थापना के लिए लाइसेंस लेना पड़ता था और पंजीकरण कराना पड़ता था। तो इसी प्रकार एकाधिकार एवं प्रतिबंधात्मक व्यापार व्यवहार अधिनियम 1969 के अनुसार निजी क्षेत्र में मौजूदा उद्योग के विस्तार पर कई पाबंदियां लगा दी गई। मतलब कि जो निजी क्षेत्र है उस पर कुछ पाबंदियां लगाई गई ताकि जो लोग हैं उनका कल्याण हो सके। अगर हर कोई अपनी फैक्ट्री खोलकर काम करेगा है, अपना ही लाभ देखेगा, वो तो फिर सरकारी काम मतलब रहा ही नहीं। तो इसलिए निजी क्षेत्रों पर कुछ पाबंदियां लगा दी गई ताकि जो है समाज का भी कल्याण हो सके। अगला पॉइंट हमारा आता है छोटे पैमाने के उद्योगों को संरक्षण दिया गया। ठीक है, जो छोटे उद्योग थे उनको संरक्षण प्रदान किया गया यहाँ पर, और बड़े पैमाने के उद्योगों का नियमन किया गया। मतलब कि उन पर कुछ रूल्स वगैरह लगा दिए गए। बड़े पैमाने के उद्योगों का कई अधिनियमों, विशेषकर एमआरटीपी अधिनियम मतलब कि एकाधिकार तथा प्रतिबंधात्मक व्यवहार अधिनियम द्वारा नियमन किया गया। मतलब कि उन पर कुछ रूल्स वगैरह लगा दिए गए कि जो बड़े पैमाने के उद्योग हैं उनको कुछ रूल्स हैं जो फॉलो करने पड़ेंगे, तभी वो अपने उद्योग जो है वो चला सकते हैं। और जो छोटे उद्योग थे उनको संरक्षण प्रदान किया गया। मतलब कि जैसे यहाँ पर आप इस पिक्चर में देख भी सकते हैं कि सिलाई वगैरह करना ये छोटे उद्योगों में आ जाते हैं। तो ये जो है इनका संरक्षण किया गया कि जो सिलाई वगैरह है वो हाथ से की जाएगी और हाथ से बना हुआ कपड़ा जो है वो बाजार में बेचा जाएगा, ताकि जो है छोटे पैमाने पर जो उद्योग कर रहे हैं लोग उनको प्रोत्साहित किया जा सके, उनको भी प्रोत्साहन मिले। सामरिक महत्व के भारी उद्योगों का विकास। ठीक है, सामरिक महत्व मतलब कि जो
काफ़ी बड़ी इंडस्ट्री जिसे मानी जाती है, ठीक है, वो उसका विकास जो है, भारी उद्योगों का विकास किया गया, जैसे कि बिजली का उत्पादन किया गया, इंजीनियरिंग वस्तुएं जो हैं, ठीक है, उसके उद्योग किए गए, लोहा और इस्पात के उद्योग को सामरिक महत्व के उद्योग कहा जाता है। तो इन सभी का उद्योग किया गया, ठीक है, और इन उद्योगों का प्राथमिकता के आधार पर ही विकास किया जाना था। मतलब जितनी ज़रूरत है सिर्फ उतना ही इसका उत्पादन किया जाएगा, इस प्रकार से इस उद्योग को चलाया गया। उसके बाद हमारा 5th पॉइंट आता है बचत तथा निवेश पर केंद्रित। बचत तथा निवेश की पहचान आर्थिक समृद्धि के मुख्य निर्धारकों के रूप में की गई। बचत को प्रोत्साहित करने के लिए ब्याज की ऊंची दरें प्रदान की गई, ठीक है, कि बचत जो है वो ज़्यादा हो सके, तो उससे क्या किया गया, उन्होंने ब्याज की दरें जो है वो काफ़ी ऊंची कर देगी। जबकि निवेश को आर्थिक सहायता एवं पूंजी अनुदानों द्वारा प्रोत्साहित किया गया, और जो निवेश है उसे क्या किया गया, आर्थिक सहायता दी गई, पूंजी की गई, ठीक है, पूंजी अनुदान किए गए, उसके द्वारा जो है हमारा निवेश जो है उसको प्रोत्साहित किया गया। 6 पॉइंट हमारा आता है यहाँ पर विदेशी प्रतियोगिता से संरक्षण। मतलब कि घरेलू उद्योगों को विदेशी प्रतियोगिता से संरक्षण दिया गया। विदेशी प्रतियोगिता जैसे कि आयातों पर ऊंची दर है, आयात शुल्क जो है वो सब जो है हटा दिए गए, कि जो भी सामान जो बाहर से आता था उस पर बहुत ज़्यादा शुल्क होता था, तो उसको हटा दिया गया। आयात प्रतिस्थापन पर केंद्रित, मतलब कि जो आयात है वो अब नहीं किया जाएगा, जो भी वस्तुएं देश से बाहर से जो आती थी अब उन्हें देश में ही उत्पादन उसका किया जाएगा, तो ये भी इसमें किया गया। 8th पॉइंट है हमारा विदेशी पूंजी पर प्रतिबंध लगा दिया गया। विदेशी पूंजी पर प्रतिबंध मतलब कि जो निवेशक जो विदेशी होते थे, ठीक है, वो क्या करते थे, हमारे देश में निवेश करते थे, तो उस पर जो है वो प्रतिबंध लगाया गया एक तरह से। जैसे कि जो विदेशों से जो ऋण आता था उसको अधिक प्राथमिकता दी गई, ठीक है, विदेशों से ऋण मतलब कि कर्जा हो गया एक तरह से, तो वो जो कर्जा है हमारे लिए, अगर वो हमारे देश में कुछ इन्वेस्ट करे तो एक तरह से हमारे लिए कर्जा है, हमें उनको कुछ लौटाना भी होगा, तो उस पर ज़्यादातर उन्होंने प्रतिबंध किया गया। ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि विदेशी निवेशकों द्वारा जो हमारा घरेलू बाजार है उस पर आर्थिक नियंत्रण अधिक हो जाता था, तो उसको न्यूनतम करने के लिए ऐसा किया गया, तो विदेशों से पूंजी पर प्रतिबंध इसीलिए लगा दिया गया। फिर केंद्रीकृत नियोजन, समृद्धि और विकास के कार्यक्रमों को राज्य स्तर पर केंद्रीकृत नियोजन की अवधारणा के अनुरूप में बनाया गया, कि राज्य स्तर पर जो है सभी अपने आप अपने अपने राज्यों को क्या करेंगे, समृद्धि करेंगे, अपने अपने राज्य की और विकास करेंगे। राज्य स्तर पर निर्दिष्ट समृद्धि के उद्देश्यों का पंचवर्षीय योजनाओं में निर्दिष्ट समृद्धि के संपूर्ण रणनीति से कोई विरोध नहीं था। मतलब वही बात हो गई कि इसमें पंचवर्षीय कुछ योजनाएं बनाई गई और सभी राज्य के जो नेता वगैरह हैं जो भी थे, तो उन्होंने अपने अपने राज्यों में ही समृद्धि करना शुरू किया, अपने अपने राज्यों में विकास करना स्टार्ट किया, जिससे कि पूरे देश का विकास धीरे धीरे होता गया। केंद्रीकृत नियोजन इसी तरह से मतलब कि बनाए गए, हर एक केंद्र की प्लानिंग की गई कि हर एक राज्य में क्या क्या विकास करना है, कौन से राज्य में क्या विकास करना है, क्या टेक्नोलॉजी लानी है, क्या क्या करना है, तो वो केंद्रीकृत नियोजन भी इसमें बनाया गया, केंद्रीकृत प्लानिंग भी एक तरह से इसमें की गई। इसमें है नियोजन की अब क्या क्या सफलताएं रही। इस पॉइंट में ये देखते हैं कि जो भी ये नियोजन बनाए गए थे, ठीक है, इसमें क्या क्या सफलताएं रही। तो सबसे पहले देखते हैं कि राष्ट्रीय आय में वृद्धि हुई, ठीक है, ये सफलताएं हैं, जो लक्ष्य हमने प्राप्त किए हैं ये वो है। तो राष्ट्रीय आय में वृद्धि आर्थिक समृद्धि का ही प्रतीक है। इसमें यही है कि अगर हमारी आर्थिक स्थिति जो है वो अच्छी हो रही है, इसलिए तो राष्ट्रीय आय में वृद्धि हो रही है, मतलब दोनों जो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। देखिए इसमें क्या है, नियोजन से पहले की अवधि के दौरान भारत की राष्ट्रीय आय में 0.5% प्रतिवर्ष की दर से वृद्धि हुई थी, मतलब कि हर साल 0.5% जो है वृद्धि होती थी। इस प्रकार भारतीय अर्थव्यवस्था एक गतिहीन अर्थव्यवस्था कहलाती थी। तो पहली योजना में राष्ट्रीय आय में वृद्धि का लक्ष्य था कि 2.1% प्रतिवर्ष करना है, जबकि वास्तव में राष्ट्रीय आय में 4.6% तक जो है वो वृद्धि हुई थी। 2.1 था इसका लक्ष्य, लेकिन फिर वो 4.6% हुई। दूसरी योजना से लेकर 10वीं योजना तक सभी योजनाओं की विकास दर का लक्ष्य 5% था, इससे अधिक निर्धारित किया गया था, किंतु यह लक्ष्य 5वीं से 10वीं योजना तक ही प्राप्त किया गया, ठीक है, 5वीं से 10वीं योजना तक जो है 5% से अधिक करना था, तो 10वीं योजना तक ये हो गया। फिर 11वीं योजना में क्या था, 9% जो था वो उसका लक्ष्य रखा गया था, लेकिन जो विकास हुआ था वो हुआ था 7.5%, तो इसमें थोड़ा सा कम विकास हुआ था।
12वीं योजना में राष्ट्रीय आय में वृद्धि का लक्ष्य 8% था, जबकि वास्तव में 6.8% की ही वृद्धि हुई थी। तो वर्ष 2018-19 में राष्ट्रीय आय में 6.9% की अनुमानित वृद्धि हुई है। तो इस प्रकार जो है अधिकांश योजनाओं के दौरान, ठीक है, ज़्यादातर मतलब कि जो योजनाएं हैं उनमें तो थोड़ी सी विफलता ही मिली है। मतलब कि जितना लक्ष्य तय किया गया था उतनी तो उन्होंने वृद्धि नहीं कर पाई, लेकिन फिर भी काफ़ी ज़्यादा वृद्धि हुई है। ठीक है, जैसे स्वतंत्रता से पहले तो बिल्कुल ही गतिहीन अर्थव्यवस्था थी हमारी, लेकिन अभी जो है वो थोड़ी थोड़ी गति कर रही थी। जितना लक्ष्य बनाया था बेशक वो उतना उसको वो क्रॉस कर पाई, उस लक्ष्य पर वो नहीं पहुँच पाई, लेकिन फिर भी जो है हमारा देश जो है वो अब गति की ओर, प्रगति की ओर धीरे धीरे बढ़ रहा था। काफ़ी हद तक प्रगति वो कर रहा था। सेकेंड पॉइंट है प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि। ठीक है, तो समय के साथ प्रति व्यक्ति आय जो है उसमें भी महत्वपूर्ण वृद्धि जो है वो हुई है। ठीक है, जिससे क्या है, नियोजन से पहले की अवधि के दौरान प्रति व्यक्ति आय में होने वाली वृद्धि केवल नाम मात्र की ही थी। ये तो तुम्हें पता ही है, क्योंकि पहले जो क्या था, जो भी व्यक्ति कमाते थे वो सारा तो अपना इसमें दे देते थे, सारा ही कर के रूप में अंग्रेजों को दे देते थे। लेकिन अब जो है वो धीरे धीरे उनकी भी वृद्धि हो रही थी। योजनाओं की अवधि में आरंभ में वृद्धि की गति धीमी थी। पहली योजना में यह केवल 2.7% थी, लेकिन बाद में फिर ये बढ़ गई थी। 11वीं योजना में वृद्धि की दर 6% जो है वो रिकॉर्ड की गई है। 12वीं योजना में 5.5% जो है वो वृद्धि दर का अनुमान है, और 2017-18 तथा 2018-19 में प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि की दर जो है वो 5.7% जो है हो चुकी थी। प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है, क्योंकि इसका अर्थ है देश की जो है प्रति व्यक्ति जनसंख्या के लिए वस्तुओं और सेवाओं की अधिक उपलब्धता। मतलब कि अब जो लोग हैं अगर उनकी आय ज़्यादा होगी तो वो अपनी ज़रूरतें जो है वो ज़्यादा पूरी करेंगे। तो अपनी ज़रूरतें जब ज़्यादा पूरी करेंगे तो देश में जो है वो वस्तुएं और सेवाएं उनकी भी अब अधिक उपलब्धता होगी। तो और ज़्यादा से ज़्यादा हमें वो वस्तुएं बनानी होंगी, सेवाओं के लिए ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो हैं वो सामने आएंगे। तो अपने आप ही देश की प्रगति भी होती रहेगी। बचत तथा निवेश दर में वृद्धि हुई। ठीक है, बचत भी जो है वो अधिक होती गई और निवेश भी जो है वो अधिक होता गया। देखिए यहाँ पर एक डायग्राम है, ये देखिए 1950-51 में 9.3% जो था वो इन्वेस्टमेंट होती थी। लोग बहुत कम ही इन्वेस्ट कर पाते थे, लेकिन 2017-18 में अब जो है इन्वेस्टमेंट वो 32.3% हो गई है। इतना ज़्यादा लोग जो है अब वो इन्वेस्ट करने लगे हैं। 1950-51 में बचत की दर जो है वो राष्ट्रीय आय 9.5% थी। 11वीं पंचवर्षीय योजना के अंत में जो बचत है वो भी बहुत ज़्यादा हो गई, 31.3% हो गई। लोग बचत करने लगे अब, ठीक है, धीरे धीरे। और जो निवेश की दर है वो भी 1950-51 में यहाँ पर 9.3% दिखाई गई है, लेकिन 2017-18 में ये 32.3 दिखाई गई है। और धीरे धीरे अब ये भी अनुमान लगाया जाता है कि अब ये जो बचत है इसकी जो प्रतिशत दर है वो और भी आगे बढ़ती जाएगी, क्योंकि लोग जो है अब निवेश की दर जो है वो आगे बढ़ती जाएगी, क्योंकि लोग जो है अब इन्वेस्टमेंट के लिए आगे आने लगे हैं। अगला पॉइंट है हमारा, कृषि में संस्थागत एवं तकनीकी परिवर्तन आया। ठीक है, राज्य और भूमि जोतने वाले के बीच मध्यस्थों का उन्मूलन हो गया। ठीक है, लगानों का अनुशोधन तथा नियमितीकरण हो गया। भूमि जोतों की उच्चतम सीमा एवं भूमि का पुनः वितरण लागू किया गया। जोतों की चकबंदी द्वारा जोत आकार को इष्टतम बनाना। ठीक है, इन परिवर्तनों के कारण कृषि के क्षेत्र में बहुत ज़्यादा सुधार हुआ है। प्रौद्योगिकी में सुधार किया गया। ठीक है, बहुत सारे तरीके से जो है टेक्नोलॉजी जो है वो कृषि में लाई गई है, जिससे कि जो कृषि है वो अब थोड़ी आसान भी हो गई है और अधिक उत्पादन भी होने लगा है। उद्योगों का विकास हुआ, विविधीकरण हुआ। पंचवर्षीय योजनाओं के आधारभूत तथा पूंजीगत उद्योगों जैसे कि लोहा, इस्पात, मशीनरी, खाद्य, रसायन आदि को बड़ा धक्का दिया गया। जैसे कि योजनाओं की अवधि में औद्योगिक उत्पादन की विकास दर लगभग 7% प्रतिवर्ष रही है। 11वीं योजना के औद्योगिक उत्पादन की विकास दर 7.2% थी। ठीक है, जो कि 2018-19 में यह कम होकर 6.9% हो गई है। उपभोक्ता वस्तु उद्योगों के क्षेत्र में देश लगभग आत्मनिर्भर हो चुका है। अब जितनी भी उपभोक्ता वस्तुएं होती हैं वो देश में ही बनाई जाती हैं। ठीक है, देश जो है अब वो आत्मनिर्भर हो गया है। भारत की अर्थव्यवस्था संसार की 10वीं सबसे बड़ी औद्योगिक अर्थव्यवस्था अब बन गई है। जो कि अर्थव्यवस्था पिछड़ी हुई थी, लेकिन अब वो 10वें नंबर पर आ चुकी है। आर्थिक आधारिक संरचना
आर्थिक आधारित संरचना बनाई गई, यातायात और संचार के साधन, सिंचाई की सुविधाएं, बिजली उत्पादन, बैंक, बीमा सुविधाएं, ठीक है, ये सभी जो है आर्थिक संरचना के ही तत्व हैं। ठीक है, ये भी जो है इनमें भी बहुत महत्वपूर्ण परिवर्तन किया गया। भारतीय रेल विश्व की सबसे लंबी रेल नेटवर्क अब हो चुकी है। सन 1950-51 में बिजली उत्पादन की संस्थापक क्षमता 23,000 मेगावाट थी, लेकिन 31 मार्च 2019 को यह बढ़कर, ठीक है, 3,56,818 मेगावाट हो चुकी है अब। मतलब कि बिजली जो है पहले तो बहुत ही कम देशों में होती थी, लेकिन अब ये है कि अब बिजली जो है पूरे भारत देश में अब हो चुकी है। सामाजिक आधारित संरचना, ठीक है, स्वास्थ्य एवं शिक्षा सुविधाएं जो हैं अब वो देश में, ठीक है, पूरी तरह से फैल चुकी हैं। पहले जो शिक्षा थी वो बहुत ही कम थी, ठीक है। मृत्यु दर जो है अब वो भी 27 प्रति हज़ार की तुलना में 2017 में घटकर 6.3% हजार रह चुकी है, ठीक है। औसत जीवन प्रत्याशा जो है वो भी 32 वर्ष से बढ़कर हो चुकी है, अब 69.4 वर्ष हो चुकी है, ठीक है। लोग जो हैं अब वो समझदार हो चुके हैं, शिक्षित हैं लोग, तो अब वो अपना ज़्यादा जो है ध्यान दे सकते हैं अपने ऊपर, ठीक है। जहाँ तक की बात शिक्षा सुविधाओं की है तो वहाँ पर भी बहुत सारे स्कूल जो हैं वो छात्राओं के लिए, कॉलेज वगैरह सब कुछ जो है अब वो 5 गुना बढ़ा दिए गए हैं। रोजगार, ठीक है, 11वीं योजना के दौरान बेरोजगारी की दर जो है अब वो घटकर, ठीक है, 5.6% रह गई है, ठीक है। पहले वो ज़्यादा थी, ठीक है, 2004-05 में ये 8.3% थी, लेकिन अब ये घट चुकी है, ठीक है। 2018-19 में ये फिर से बढ़ी थी, 6.9 हो गई थी, लेकिन अब ये है कि जो बेरोजगारी है वो बहुत ज़्यादा कम हो चुकी है और जो रोज़गार है वो धीरे धीरे अब बढ़ता जा रहा है, लोगों को काम मिल रहा है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार योजनाओं के अंतर्गत भारत के जो विदेशी व्यापार के परिणाम और मूल्य है उसमें भी बहुत ज़्यादा वृद्धि हुई है। 1948-49 में विदेशी व्यापार का मूल्य 792 करोड़ था, ठीक है, लेकिन अब वो बहुत ज़्यादा हो चुका। निर्यातों और आयातों की रचना में महत्वपूर्ण रूप से परिवर्तन आया है, ठीक है। बहुत सारा निर्यात आयात जो भी होता था उनमें भी बहुत सारे परिवर्तन किए गए हैं। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में भी बहुत ज़्यादा अब धीरे धीरे वृद्धि आई है। निर्यातों के क्षेत्र में यह परिवर्तन जो है बहुत ही स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है, ठीक है। अब हम इंजीनियरिंग वस्तुओं का निर्यात कर रहे हैं, ठीक है। भारत में ही बहुत सारी चीज़ें अब बनाई भी जा रही हैं। तो मतलब कहने का मतलब ये है कि नियोजन की अवधि के दौरान भारतीय अर्थव्यवस्था ने एक महत्वपूर्ण संरचना परिवर्तन के साथ एक महत्वपूर्ण वृद्धि दर्ज की है। परिवर्तन अर्थव्यवस्था के सभी जो परिवर्तन है वो अर्थव्यवस्था के सभी क्षेत्रों में हो रहा है। तो लोगों के उच्च जीवन स्तर द्वारा विकास जो है वो परिलक्षित हो रहा है। जो लोग हैं वो भी अपने जीवन की और अब अधिक जो है वो ध्यान दे रहे हैं। हालांकि कुछ कमियां रही हैं जो भारत में नियोजन की विफलता की ओर संकेत करती हैं, ठीक है। ये बताया जाता है कि ये विफलता है, लेकिन इसके लिए भी जो है अब आगे और ज़्यादा ध्यान दिया जाएगा, ठीक है। अगला पॉइंट हम साथ में स्टार्ट करते हैं कि भारत में नियोजन की असफलताएं रही क्या है, ठीक है। सफलताएं हमने पढ़ी हैं, लेकिन असफलताएं हैं जो वो क्या रही हैं, तो वो हम यहाँ पर अब पढ़ते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो देखिए यहाँ पर फर्स्ट पॉइंट है दयनीय निर्धनता, ठीक है। दयनीय निर्धनता का मतलब ये है कि आज भी जनसंख्या का 21.9% भाग ऐसा है जो कि निर्धनता रेखा से नीचे ही अपना जीवन व्यतीत कर रहा है। मतलब कि उन्हें अपनी मौलिक वस्तुएं भी, जीवन की जो मौलिक वस्तुएं वो भी प्राप्त नहीं हो रही, बल्कि भोजन, निवास और वस्त्र, ठीक है, ये भी उन्हें वो प्राप्त नहीं हो पा रहे हैं। तो ये बहुत ही ज़्यादा दयनीय निर्धनता है, ठीक है। जितना भी मतलब सरकार करने की कोशिश कर रही है, लेकिन फिर भी जो निर्धनता है वो कम नहीं हो पा रही है। मुद्रास्फीति की उच्च दर, ठीक है, मुद्रास्फीति की उच्च दर है। कुल मिलाकर हम देश में स्फीतिकारी जाल से निकलने में विफल रहे हैं, ठीक है। पंचवर्षीय योजनाओं के दौरान मुद्रास्फीति की उच्च दर के कारण लोगों की वास्तविक आय में घटने की प्रवृत्ति हो रही है, ठीक है। और धनी तथा निर्धनों के बीच में जो है अंतर जो है वो धीरे धीरे बढ़ता ही जा रहा है। मतलब कि मुद्रास्फीति दर का मतलब यही हो गया कि रेट ऑफ इन्फ्लेशन यहाँ पर बताया गया है। इसका मतलब ये है कि कुछ लोगों की जो आय है वो बहुत अधिक है, कुछ लोगों की आय जो है वो बहुत कम है। तो जो गरीब है वो गरीब है और जो अमीर है वो और अमीर होता जा रहा है। तो इससे क्या है, इन दोनों में जो अंतर है वो जो है वो नहीं कम हो पा रहा है, ठीक है। कीमतों में जो योजनाएं हैं कुछ ऐसी बनाई गई हैं कि कुछ वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि की जा रही है ताकि जो अमीर लोग हैं, ठीक है, वो उनका जो पैसा है वो ज़्यादा से ज़्यादा देश में आ सके। लेकिन फिर भी ये जो धीरे धीरे है ये कम नहीं हो पा रहा है। बेरोजगारी संकट आज भी बना हुआ है। रोजगार अधिक से अधिक प्राप्त कराए गए हैं, ठीक है। बहुत सारे लोग ऐसे थे जो बेरोजगार थे, ठीक है, लेकिन फिर भी
आज भी वो बेरोज़गार ही हैं। बहुत सारा जो है देश में लोगों को काम की ज़रूरत है, ठीक है? काम के लिए सरकार बहुत कुछ कर भी रही है। यहाँ पर 53 लाख लोग जो हैं, ठीक है, वो बेरोज़गार थे पहली पंचवर्षीय योजना के दौरान, और 11वीं योजना के अंत में इनकी संख्या 4 करोड़ से अधिक हो गई, ठीक है? हमने सोचा था कि ये जो बेरोज़गार लोग हैं अब इनको रोज़गार प्राप्त होगा, लेकिन ये बेरोज़गार और ज़्यादा बेरोज़गारी यहाँ पर बढ़ गई है, ठीक है? तो ये है कि सामाजिक अशांति का के गंभीर कारण के रूप में उभर रही है ये जो बेरोज़गारी है, और विकास की प्रक्रिया के लिए ये खतरा है, क्योंकि जब लोग बेरोज़गार रहेंगे तो देश में जो है विकास नहीं होगा। अपर्याप्त आधारिक संरचना, अभी भी ऐसा है देश में कि जो विकास है वो अपर्याप्त है। देश में बहुत सारी जगह ऐसी हैं जहाँ पर अभी भी विकास करने की ज़रूरत है, ठीक है? तो वो जो लक्ष्य है कुछ उनको वो प्राप्त करने के लिए देश अभी भी विफल रहा है। आगे है पक्षपात वितरण, ठीक है? आर्थिक और सामाजिक समानता नियोजन के प्रमुख लक्ष्य स्वीकार किए गए थे, परंतु विडंबना यह है कि ये भारत में नियोजन की मुख्य विफलता रही है। बढ़ती आर्थिक तथा सामाजिक असमानता ने सरकार को समाज के आर्थिक और सामाजिक दृष्टि से कमज़ोर वर्गों को नौकरी में आरक्षण प्रदान करने के लिए मजबूर किया गया है। मतलब कि यही है कि पक्षपात वितरण मतलब कि किसी को तो बहुत ज़्यादा सैलरी मिल रही है और किसी को बहुत ही कम सैलरी मिल रही है। तो इससे क्या है, वो एक तरह से पक्षपात वितरण हो रहा है, ठीक है? लोगों को अच्छे से जो है जितना मतलब उन्हें मिलना चाहिए उतना वो अभी भी कहीं-कहीं पर नहीं मिल रहा है। ये सब भ्रष्टाचार के कारण भी हो सकता है, ठीक है? या फिर रिश्वतखोरी की वजह से भी ये सब हो सकता है। सरकार तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर ही रही है, लेकिन फिर भी अभी भी पक्षपात वितरण जो है, ये जो समस्या है अभी भी देश में बनी हुई है। तो बच्चों ये चैप्टर जो है, ये टॉपिक्स जो हैं हमारे यहाँ पर पूरे ख़त्म होते हैं अब। ये चैप्टर हमारा यहाँ पर कंप्लीट होता है, और बाकी जो है इस चैप्टर के जो एनसीईआरटी क्वेश्चन आंसर है मैं आपको वो अगले पार्ट में करवाऊँगी। थर्ड पार्ट जो है हम इस चैप्टर का करेंगे। तो इसमें इस चैप्टर में अगर आपको कुछ समझ में ना आया हो या कोई भी टॉपिक जो है आपको समझ में ना आया हो तो मुझे ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, और मेरे चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को क्लिक करके ग्रे कर दीजिए।